गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज द 10 यूनिट ऑफ मिडवाइफरी चैप्टर 29 एसोफेक्सिया न्यूनेटरम आज का टॉपिक है। तो इसके इंट्रो के बारे में जान लेते हैं। तो जो एक हेल्दी बेबी होता है ना, तो वो न्यू बॉर्न बेबी में मतलब बर्थ के बाद 6 सेकेंड के अंदर अगर वो खुद से स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से श्वसन क्रिया से प्रारंभ हो जाती है। लेकिन अगर वो न्यू बॉर्न बेबी जो है वो अगर ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है तो इस कंडीशन को ही एसोफेक्सिया न्यूनेटरम कहते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो जो न्यू बॉर्न बेबी है तो उसके बर्थ के बाद मतलब स्पॉन्टेनियस श्वसन प्रक्रिया को मतलब प्रारंभ करने तथा इसको मतलब जारी रखने में असफल रहता है, तो ये कंडीशन जो होता है वो न्यू बॉर्न में एसोफेक्सिया न्यूनेटरम कहलाती है। एसोफेक्सिया जो न्यूनेटरम के कारण मतलब टिश्यूज़ में आपका ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया, CO2 की अधिकता होगी और मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस होता है जैसे मतलब वैसे जो गंभीर कंडीशन में उत्पन्न हो सकती हैं और ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस से मतलब ग्रसित हो जाएंगे। और इसकी कॉजेस की बात करें तो पेरिटोनियल एसोफेक्सिया के कारणों को मतलब 3 भागों में इसको डिवाइड करा गया। तो पहला एंटीपार्टम फैक्टर और दूसरा इंट्रापार्टम फैक्टर और तीसरा का पोस्टनेटल फैक्टर। एंटीपार्टम फैक्टर की बात करें तो इसमें आपका प्री एक्लम्सिया और एक्लम्सिया आएगा और सेकेंड एनीमिया आएगा और APH और प्लेसेंटा और पोस्टनिकोटी और माल प्रेजेंटेशन आएगा, ओलिगोहेल्मिनियस और पॉलीहाइड्रोमिनियस आएगा और मल्टीपल प्रेगनेंसी होएगा और जो माँ है उसमें आस्थमा हो जाएगा और हार्ट डिसीज जैसी बीमारियाँ होंगी और कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन की उपस्थिति द्वारा मतलब जो लिथियम मैग्नीशियम की और बहुत सारी जो दवाओं की उपस्थिति होएगा और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। इंट्रापार्टम फैक्टर में आपका प्री टर्म लेबर और फीटल डिस्ट्रेस, प्रोलॉन्ग लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर और कॉर्ड कोलैप्स, मैटरनल डिस्ट्रेस और बर्थ टर्मल फेथिलीन सल्फेट, फीटस की गर्दन के चारों ओर अम्लाइकल को लिपटा होना, ये सब होगा। और पोस्टनेटल फैक्टर में आपका एस्पिरेशन करने के बाद मतलब रिस्पायरेटरी रेट का मतलब ब्लॉक हो जाना इसमें आता है और रिस्पायरेटरी की सहायता से मतलब मसल्स का जो कमज़ोर होना हो जाएगा और एल्विलोई का चिपक जाना और एल्विलोयर जो सरफेस की मतलब मात्रा कम हो जाना और जो आपका रिस्पायरेटरी सेंटर है उसका अपना पूर्ण तरीके से विकास नहीं हो पाता है। और इसका क्लिनिकल फीचर क्या है तो एपनिया और बॉडी का जो कलर है वो पीला और नीला हो जाएगा और माइल्ड एसोफेक्सिया के दौरान जो मसल स्टोन है वो ठीक रहती है, जबकि जो सीवियर एसोफेक्सिया है ना उसके दौरान फ्लेक्शन हो जाती है और पल्स रेट सामान्य हो जाएगा और हिपेक्सिया और रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और अपगार स्कोर का जो माइल्ड और सीवियर हो जाएगा। और इसका असेसमेंट ऑफ न्यू बॉर्न यानी कि न्यू बॉर्न का आकलन किस तरह से किया जाता है तो अपगार स्कोरिंग के द्वारा किया जाता है। तो ये कॉर्ड के मतलब जो ब्लड है कॉर्ड के रक्त का pH का आकलन, तो इसमें क्या क्या होगा ये जान लेते हैं। तो न्यू बॉर्न की कंडीशन में जो आकलन करते हैं बेबी का मतलब असेसमेंट करते हैं तो उसके लिए अम्लाइकल कॉर्ड ब्लड की pH का जो मतलब जाँच किया जाता है किया जाना मतलब चाहिए। और जो एट बर्थ यदि नॉर्मल बेबी का जन्म हुआ है तो PAG आर्टिफिशियल ब्लड वैल्यू, इसका O2 का आंशिक जो दाब होगा वो 50 से 70 mm ऑफ Hg होगा और CO2 का जो आंशिक दाब है वो 35 से 45 mm ऑफ Hg होगा और इसका pH जो है 7.35 से 7.45 तक होगा। और ड्यूरिंग एसोफेक्सिया मतलब बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि O2 का आंशिक दाब घट जाएगा यानी कि हाइपोसेमिया का आंशिक दाब घट जाएगा और CO2 का आंशिक दाब घट जाता है यानी कि हाइपरसीमिया का मतलब दाब घट जाएगा और जो ब्लड है उसका pH कम हो जाएगा यानी कि एसिडोसिस का मतलब pH कम हो जाएगा। और मैनेजमेंट की बात करें तो एसोफेक्सिया से जो ग्रसित बेबी है न्यूबॉर्न का रिससिटेशन किया जाना चाहिए। और पर्पस ऑफ रिससिटेशन क्या होता है तो न्यूबॉर्न के रिस्पायरेटरी ट्रैक को साफ करना और सामान्य श्वसन प्रक्रिया को मतलब प्रारंभ करना है और सर्कुलेशन स्थापित करना यानी कि CPR देना और बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल बनाए रखना और एसोफेक्सिया की कॉम्प्लिकेशन को दूर रखा जाता है। और रिससिटेशन करने के लिए मतलब उससे पहले क्या क्या तैयारी की जाती है उसके बारे में ये जान लेते हैं। तो बेबी की जो बेबी के जन्म से पूरी रिससिटेशन के लिए आवश्यक मतलब सभी संसाधनों का तैयार रखना चाहिए और ताकि मतलब यदि पैदा होने वाला नवजात श्वसन मतलब सांस लेने से बेबी अगर जो ग्रसित है तो उसे तुरंत आवश्यकता की देखभाल की ज़रूरत मतलब देखभाल प्रदान की जाती है बेबी को। और रिससिटेशन के लिए डिलीवरी कक्ष में बहुत तैयारियाँ रखनी चाहिए, जैसे कि रिससिटेशन रूम या डिलीवरी मतलब जो कक्ष होता है तो प्रकाश युक्त और गर्म होना चाहिए और रिससिटेशन करने के लिए कुशल स्वास्थ्यकर्मी पहले से ही मतलब मौजूद कर देना चाहिए। और वे सभी जो आवश्यक मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं तो वर्किंग कंडीशन में और स्टरलाइज होना चाहिए और जो ताप का स्रोत है यानी कि हीट सोर्स है मतलब वो भी अवेलेबल होना चाहिए और वर्किंग कंडीशन होना चाहिए कि सही से काम करे। यदि जो मतलब आवश्यक दवाइयाँ आपको मौजूद होनी चाहिए और न्यू बॉर्न में रिससिटेशन करने के लिए निम्न उपकरण और दवाई आवश्यक होती है, जैसे कि सक्शनिंग के लिए मतलब आवश्यक क्या क्या उपकरण है तो म्यूकस एस्पिरेटर है और मिकोनियम एस्पिरेटर होना चाहिए, मैकेनिकल सक्शन एस्पिरेटर होना चाहिए, सक्शन कैथेटर होना चाहिए,
फीडिंग ट्यूब होना चाहिए, 10 to 20 ml सिरिंज होना चाहिए। बैग मास्क इक्विपमेंट में क्या क्या होता है तो में और ऑक्सीजन सोर्स होना चाहिए और फेस मास्क टर्म और प्री टर्म बेबीज़ के लिए मतलब उचित आकार का वो होना चाहिए। और इंक्यूबेशन इक्विपमेंट में आपका न्यूनेटल लेरिंगोस्कोप होना चाहिए और स्ट्रेट और लेजी स्कोप होना चाहिए। एक्स्ट्रा बल्ब और ये सब बॉटल्स लेरिंगोस्कोप के लिए मतलब चाहिए होता है। और एंड्रोस्कोप ट्यूब प्री टर्म और टर्म बेबीज़ के लिए मतलब वो चीज़ होता है। और स्टाइल और सीजर होना चाहिए। और मेडिसिन में क्या होना चाहिए तो एपी नीचे और नॉर्मल सेलाइन होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट और निर्म और ये आपका RL सोल्यूशन और स्टेराइल वाटर, विटामिन के वगैरह और ये सब होनी चाहिए। और अदर्स में आपका रेडिएंट वार्मर और जो हीट सोर्स जैसे 200 वाट का बल्ब है और स्टेथोस्कोप होना चाहिए। विभिन्न बहुत सारी साइज़ की सिरिंज जैसे कि IM और 2 ml, 5 ml, 10 ml, 50 ml और नीडल्स और अम्लाइकल कैथेटर 3.5 F से 5 F तक होना चाहिए। और स्केल ट्रेन सेट और 3 वे स्टॉक्स होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, एडसेसिव टेप होना चाहिए और थर्मोमीटर होना चाहिए, गॉस पीस होना चाहिए, कॉटन स्वैब होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, वॉच होना चाहिए और फ्री वाटर लाइन्स होना चाहिए, टॉवल शोल्डर रोल चाहिए और स्पॉट लाइट चाहिए। रिसोसिटेशन के चरण क्या क्या होता है तो जो न्यूबॉर्न बेबी है उनके बॉडी के टेम्परेचर को मतलब सामान्य बनाए रखना। उसमें क्या क्या होता है ये जान लेते हैं। तो डिलीवरी रूम को मतलब वो हीट होना चाहिए और बेबी के जन्म के तुरंत बाद जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको पहले से ही गर्म की गई मतलब प्री वार्म टॉवल जो होता है उसमें लपेट लेना चाहिए। और न्यूबॉर्न के पूरे बॉडी को गर्म तौलिए से पोंछना चाहिए और बॉडी को सूखा रखना चाहिए, ठीक है। और जो बेबी है तो उसको गीले कपड़े को तुरंत बदल देना है और गीले कपड़े को बदलने और जो बेबी का बॉडी को पोंछने के बाद न्यूबॉर्न को पुनः पहले से ही मतलब गर्म की गई जो प्री वार्म जो टॉवल होती है तो उसको मतलब लपेट के रखना चाहिए। और जो मतलब अगर नीड हो तो रेडिएंट वार्मर का भी यूज़ कर लेना चाहिए। और जो यदि रेडिएंट वार्मर अगर अवेलेबल नहीं है तो बेबी को गर्म रखने के लिए 200 वाट के बल्ब का मतलब यूज़ किया जा सकता है। कभी है सक्शन मतलब दूध को साफ़ करना तो इसमें न्यूबॉर्न को उचित पोजीशन देना होता है। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि क्या क्या किया जाता है। न्यूबॉर्न की पीठ के बल पे मतलब सुपाइन पोजीशन में लिटा देना है और बेबी को हल्का सा विस्तारित रखना है उसकी गर्दन को। और गर्दन का जो कम विस्तार और अधिक जो विस्तार वायु मतलब हवा में वायु मतलब हवा के प्रवेश को रोक सकता है। और जो न्यूबॉर्न को सही पोजीशन देने के लिए जो शोल्डर के नीचे रोल्ड मतलब ये टॉल या शीट लगाकर इन्हें मतलब गद्दे के स्तर से लगभग मतलब 1 इंच ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। और यदि न्यूबॉर्न के मुंह में अधिक मात्रा में सिक्रेशन भरे हैं तो इन्हें बाहर निकालने के लिए न्यूबॉर्न का सिर एक दिशा में टर्न किया जा सकता है। और न्यूबॉर्न की सक्शनिंग करना यानी कि यदि न्यूबॉर्न के मुंह तथा नाक में उनमें सिक्रेशन भरे हैं तो इन्हें हटाने के लिए बल्ब और सिरिंज मैकेनिकल सक्शन की मतलब सहायता से मुंह और जो नाक है उसकी सक्शनिंग करनी है और तत्पश्चात मतलब नाक करनी है। और हमेशा पहले मुंह की सक्शनिंग करनी चाहिए तत्पश्चात नाक की। फिर सक्शनिंग हमेशा ध्यानपूर्वक करनी चाहिए और इसके दौरान पश्च के उद्दीपक होने से बचाना चाहिए। और अन्यथा जो बेबी है उसमें ब्रेडिकार्डिया और एपनिया मतलब हो सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अधिक तेज़ी से एक बार में ही लंबे समय तक सक्शनिंग करने से बचना चाहिए। और यदि आपका इम्यूनोटिक फ्लूइड में मेकोनियम मौजूद है तो इसे एंड्रोक्रेनियल ट्यूब डालकर ट्रेकिया की सक्शनिंग की जानी चाहिए। नेक्स्ट आपका श्वसन प्रक्रिया को प्रारंभ करना है, बनाए रखना यानी कि सांस को बनाए रखना। तो इसमें रिससिटेशन रूम में डिलीवरी के जो रूम है उसका वातावरण जो है वो बहुत पीसफुल होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए। और स्पर्श उद्दीपक देना यानी कि मतलब जो सांस की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए बेबी के पैर के तलवे पर हल्के से थपकी मारकर या पीठ को एक बार 2 बार सावधानीपूर्वक मतलब रगड़कर बेबी को स्पर्श उद्दीपक देना चाहिए। यानी कि स्पर्श उद्दीपक प्राय 1 या 2 बार ही देना चाहिए। यदि नवजात को कोई प्रक्रिया नहीं दे रहा है तो पोजीशन प्रेशर वेंटिलेटर मतलब स्टार्ट करनी है। और जो पॉजिटिव प्रेशर है वेंटिलेटर यदि जो स्पर्श उद्दीपक देने के बाद ही जो बेबी है उसमें एपनिया मौजूद हो जाता है और वो मतलब वो हाफ हो जाता है और उसमें से स्वतः जो श्वसन प्रक्रिया है उसको प्रारंभ मतलब स्टार्ट की गई है तो उसे मतलब पहले से ही हार्ट बीट जो उसका होता है तो उसका 100 प्रति मिनट से कम हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में पैर और जो उसका मास्क है उसको उसमें मास्क की सहायता से पॉजिटिव जो प्रेशर है उसे वेंटिलेशन स्टार्ट करना चाहिए। और जो बैग है उसका मास्क वेंटिलेशन के दौरान मतलब बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि न्यूबॉर्न के मतलब सांस के मार्ग को खुला रखने के लिए उसकी जो गर्दन है उसको हल्का सा मतलब विस्तारित रखना है। और मास्क को इस तरह से लगाना चाहिए कि मतलब बच्चे की जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी ठुड्डी के लिए मुंह और नाक को पूरी तरह से कवर कर दे। और वेंटिलेशन के दौरान छाती की हलचल को नो करना चाहिए। और यदि छाती में कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है तो मास्क को हटाकर पुनः लगाना चाहिए और सिर की स्थिति को पुनः ठीक करना चाहिए। 1 मिनट में 40
1 मिनट में 40 से 60 के हिसाब से वेंटिलेशन किया जाना चाहिए। न्यूबॉर्न में वेंटिलेशन के प्रति जो पॉजिटिव प्रक्रिया है उसको मतलब निम्न परिवर्तनों की मौजूदगी को देखा जा सकता है। और न्यूबॉर्न के शरीर का रंग नीले रंग से गुलाबी हो जाता है और हृदय धड़कन की दर का कम 100 प्रति मिनट से अधिक हो जाता है। और श्वसन प्रक्रिया मतलब उसमें सुधार होने लगती है और जो वेंटिलेशन प्रारंभ करना चाहिए और उसकी स्थिति के हिसाब से उसके आगे देखभाल प्रदान की जानी चाहिए। इसलिए जो पहला कंडीशन इसमें होता है तो न्यूबॉर्न की जो हार्ट रेट है उसमें 100 प्रति मिनट से अधिक, और जो सांस लेने की प्रक्रिया है तो उसमें न्यूबॉर्न की पूरी तरह पिंक होने तक उसे ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण प्रदान करने के लिए उसकी नाक से ऊपर 100% ऑक्सीजन प्रवाहित करनी चाहिए ताकि न्यूबॉर्न में ऑक्सीजन से भरपूर हवा में सांस ले सके। कंडीशन 2 में क्या होता है तो ये यदि न्यूबॉर्न का जो हार्ट रेट है उसमें 60 to 100 के बीच है और इसमें ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है तो उसमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जारी रखना चाहिए और 30 सेकेंड बाद मूल्यांकन करना चाहिए। कंडीशन 3, यदि न्यूबॉर्न की हार्ट रेट 60 to 100 के बीच परंतु इसमें वृद्धि नहीं हो रही है तो इसमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को जारी रखना चाहिए और चेस्ट कंप्रेस प्रारंभ कर देना चाहिए। और जो कंडीशन 4 है इसमें हार्ट रेट 60 प्रति मिनट से कम हो जाता है और जो न्यूबॉर्न में एंडोक्रेनियल ट्यूब डालनी चाहिए तो 100% O2 के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जारी रखना है और चेस्ट पर दबाव कम डालना है और दवाइयों जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट और नेलोक्सम आदि देना चाहिए। चेस्ट पर दबाव डालना तो इसमें क्या क्या आपका आएगा तो न्यूबॉर्न के जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको स्थापित करने के लिए चेस्ट कंप्रेशन करना चाहिए, ठीक है। और जब 100% O2 के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन स्टार्ट करने के 15 से 30 सेकंड के बाद भी न्यूबॉर्न के मतलब हार्ट बीट की मतलब दर को वांछित अगर मतलब सही से नहीं हुआ है, सुधार नहीं है उसमें, तो चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करनी चाहिए और चेस्ट पर दबाव डालने के बाद 100% O2 के साथ पॉजिटिव प्रेशर जो कि वेंटिलेशन और पीपी भी है वो स्टार्ट करना है। और जो चेस्ट पर दबाव और अंगूठा तकनीकी या कि अथवा 2 उंगलियों मतलब के द्वारा दिया जाना है और जो चेस्ट पर दबाव डालने के दौरान स्टर्नम के नीचे मतलब इसका एक तिहाई भाग जो होता है उस पर मतलब श्वास डालकर इसमें 1 से 2 और 3 से 4 इंच तक दबाना चाहिए। वेंटिलेशन और चेस्ट कंप्रेस के बीच अनुपात 1 से 3 होना चाहिए अर्थात 1 मिनट में 90 चेस्ट कंप्रेस और 30 पीपी भी दिए जाने चाहिए। चेस्ट पर दबाव के दौरान बीबी में चोट लगने की संभावना रहती है और इस समय उंगलियों और अंगूठे का प्लेसमेंट सही स्थान पर करना चाहिए और उचित दबाव ही लगाना चाहिए, जैसे कि लगभग 30 सेकेंड तक छाती पर दबाव डालना है और उसके बाद जो बेबी की कंडीशन का मतलब मूल्यांकन करना है कि बेबी कैसा है। और इसमें फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन होती है तो इसमें क्या क्या होता है तो फर्स्ट कंडीशन में न्यूबॉर्न की हार्ट बीट 80 प्रति मिनट से अधिक हो जाती है और इसमें जो वृद्धि हो रही है वो मतलब चेस्ट पर दबाव डालना बंद कर देना चाहिए, जबकि पीपीवी जारी रखना चाहिए और हार्ट रेट जो है वो 100 प्रति मिनट से भी ऊपर पहुंच जाने पर पीपीवी बंद कर देनी चाहिए। और सेकेंड कंडीशन ये है कि हार्ट रेट के 80 प्रति मिनट से कम है तो छाती पर दबाव डालना चाहिए और पीपीवी जारी रखना चाहिए और साथ ही जो न्यूबॉर्न है उसकी मेडिसिन प्रारंभ कर देनी चाहिए। न्यूबॉर्न को मेडिसिन देना चाहिए यदि चेस्ट पर दबाव तथा पीपीवी के बाद न्यूबॉर्न की स्थिति को सुधारा नहीं होता है तो निम्न दवाई देनी चाहिए, जैसे कि एपिफिलिन, सोडियम बाइकार्बोनेट और वॉल्यूम एक्सपेंड ARLNS और होल ब्लड आदि देना चाहिए। और आपका बर्थ इंजरी यानी कि जन्म लेने के समय मतलब कैसी कैसी चोटें होती हैं तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो एट बर्थ जो बेबी को लगने वाला जो इंजरी बर्थ इंजरी कहलाती है, ये पेरिनियल मोर्टिलिटी के कारण होती है और इसमें एंटीनेटल केयर और जो अनुभवी जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा बर्थ इंजरी की संभावनाओं को कम कर देते हैं, ठीक है। और संभावित इसमें क्या क्या फैक्टर होते हैं तो इसमें कुछ फैक्टर होते हैं जो कि बर्थ इंजरी में होने की संभावना को अधिक होती है, जैसे कि प्रोलॉन्ग लेबर हो गया, आपका प्रेसिपिटेट लेबर हो गया, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो गया और फीटल मिक्रोसेमिया हो गया, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो गया, शोल्डर प्रेजेंटेशन और फेशियल लेबर वेंटोज आपका डिलीवरी हो गया और फोर्सेप्स लेबर डिलीवरी हो गया। और बेबी के मतलब बर्थ के बाद जो सॉफ्ट टिश्यूज में चोट लगने की संभावना मतलब ज़्यादा रहती है तो जिसमें से कुछ बर्थ इंजरी हैं जो कि बता देते हैं। तो पहला है हेड इंजरी, तो इसमें कैपेट सक्सीडेनम है, कैपेट सेलोमेटस है और सब ट्यूबियल हेमरेज है और स्कल फ्रैक्चर है। और कैपेट सक्सीडेनम में क्या होता है कि बेबी के जन्म लेने से के समय जो स्कैल्प होता है ना तो उसके सॉफ्ट टिश्यूज में जो सीरम या ब्लड के इकट्ठा हो जाता है उसके कारण स्कैल्प में भी स्वेलिंग दिखाई देता है और कैपेट सक्सीडेनम कहलाता है। और जो स्वेलिंग मतलब बर्थ के कुछ दिनों के बाद ही मतलब खुद ही से गायब हो जाता है। सिफेलोहेमेटोमा का मतलब ये कि पेरिन के और स्कैल्प के फ्लैटबोन के मतलब बीच में जो ब्लड का एक मतलब इकट्ठा कलेक्ट होता है उसे सिफेलोहेमेटोमा कहते हैं। और ये जो फोर्सेप्स डिलीवरी के कारण मतलब हो सकता है, कई बार इसे नॉर्मल लेबर के दौरान भी मतलब देखा जाता है और जन्म के बाद 12 से 24 घंटे के बाद मतलब ये उत्पन्न होता है और ये 6 से 7 वीक की अवधि में एकत्रित ब्लड जो होता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। और लेकिन इस दौरान जो इन्फेक्शन के रोकथाम की जानी चाहिए। और तीसरा सब ग्लूबियल हेमरेज क्या होता है तो इसमें
जो एपनियोरियोसिस के नीचे जो मतलब ब्लड का कलेक्शन हो जाता है तो उससे फोर्सेस डिलीवरी के दौरान ही मतलब होने की संभावना अधिक होती है। और फोर्थ आपका स्कल फ्रैक्चर, तो इसमें मतलब बर्थ की प्रक्रिया के दौरान मतलब जो स्कल फ्रैक्चर निम्न कारणों से हो सकते हैं। तो फोर्सेस डिलीवरी के दौरान ब्लड मतलब जो ब्लड्स होते हैं गलत ब्लेड्स का गलत तरीके से यूज करना, तो उस टाइम भी स्कल फ्रैक्चर हुआ होगा। और जो शरीर शैली असंगतता के दौरान मतलब कठिनाइयों से होने वाली फोर्सेप्स डिलीवरी हुई हुई तब होगा। और जटिलता रहित मामलों में दरार वाला जो फ्रैक्चर लक्षण रहित होती हैं तो उसमें ऐसी कंडीशन में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना चाहिए। और डिप्रेस्ड जो फ्रैक्चर के दौरान जो लगने वाले दबाव के कारण यानी कि उसके लगने वाले समय में जो न्यूरोलॉजिकल जो भी लक्षण दिखाई देते हैं तो मतलब वो दिखाई दे सकते हैं। और इस प्रकार जो फ्रैक्चर है तो उसके दौरान जो अस्थि है उसको पुनः मतलब उसको ठीक किया जा सकता है। और एक फ्रैक्चर के साथ सब ड्यूरल हीमेटोमा को भी मतलब मौजूद है तो उसे ब्लड के चूसर के द्वारा मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। और जो नीड हो तो सर्जिकल ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। और भी है आपका इंट्राक्रेनियल हेमरेज, तो इसमें एक आपका इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होगा और सब ड्यूरल हेमरेज होगा और आपका सब अर्चिनियोड हेमरेज होगा। तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज में ये सामान्यतः मतलब जो समय से पहले बेबीज होते हैं तो उसमें सामान्यतः ऑक्सीजन मतलब ओटो की कमी के कारण भंगुर कोरोइडल फ्लैक्स की कंडीशन में के कारण मतलब रप्चर हो जाते हैं तो इसमें ब्लीडिंग आती है। और सबड्यूरल हेमरेज में आपका सबड्यूरल स्पेस में जो ब्लड का एक कलेक्शन होता है तो इसे सबड्यूरल हेमरेज कहते हैं। और ये एक जीवन के लिए अत्यधिक खतरनाक होने की स्थिति होता है। तो इसमें क्या क्या कॉजेस होते हैं ये जान लेते हैं। तो मतलब अत्यधिक शरीर छोड़ी असंगतता की उपस्थिति में होगा। और जो डिलीवरी की प्रक्रिया के दौरान सिर पर अत्यधिक दबाव डालना होगा तो होगा। फोर्सेप्स डिलीवरी के दौरान ब्लेड्स का गलत यूज़ हुआ होगा तो भी होगा। सब आर्चॉइड हेमरेज क्या होता है? तो सब आर्चॉइड हेमरेज जो होता है वो एक स्पेस में जो ब्लड कलेक्ट होता है एक जगह तो उन्हें सब एक्नॉइड हेमरेज कहते हैं। और इंट्राक्रेनियल हेमरेज का ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो जो न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको मतलब पीसफुल और मतलब कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में देखभाल करनी चाहिए। और जो न्यू बॉर्न को है मतलब पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो बेबी के लिए जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो मतलब एकदम नॉर्मल बनाए रखना है और उसको नॉर्मल बनाए रखने के लिए इंक्यूबेटर पर रखना चाहिए। और न्यू बॉर्न बेबी को IM-R द्वारा 1 mg विटामिन K लगाना चाहिए। ऐसा दोबारा ब्लीडिंग को होने से रोकने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट इन्फेक्शन की मतलब ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स देना चाहिए। और जो बेबी को फीडिंग में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब द्वारा तो उसको दी जानी चाहिए। और जो न्यूबॉर्न का मतलब फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट होता है वो उसके बैलेंस बनाए रखना चाहिए। और जो न्यूबॉर्न है उसको मतलब अगर नीड हो तो दौरे से रोकने वाली दवाइयाँ जैसे एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स देना चाहिए और फिनोबार्बिटोन और देना चाहिए। और नर्व इंजरी हो तो क्या करेंगे? तो नर्व इंजरी की प्रक्रिया के दौरान जो नर्व में चोट लगने पर मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जैसे कि फेशियल पैल्सी और ब्रोंकियल पैल्सी। तो फेशियल पैल्सी क्या होता है और ब्रोंकियल पैल्सी क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। फेशियल पल्सी जो होता है वो जो बेबी की बर्थ की मतलब प्रक्रिया के दौरान ही जो तंत्रिकाएं होते हैं उनमें चोट लगने पर होने वाले जो वो आपके पैल्सी होते हैं उन्हें फेशियल पल्सी कहा जाता है। और इसे बल्स पैल्सी भी कहते हैं। और फोर्सेप्स के द्वारा जो डिलीवरी के दौरान ब्लड से के द्वारा तंत्रिकाओं पर सीधा दबाव पड़ने पर अथवा तंत्रिकाओं को कि रक्तस्राव होने के कारण ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। और जो इसके डायग्नोस्टिक के फीचर्स कुछ हैं तो उसके बारे में भी बता देते हैं। तो जो न्यूबॉर्न के द्वारा आँखों जो उनकी बंद नहीं कर पाते हैं और आँखों का मतलब गतिहीन रहना तो उस कंडीशन में इसके लक्षण हो सकते हैं। और असमयित चेहरा जो होता है उसके कारण भी हो सकता है। और रूटिंग रिफ्लेक्स की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। और रोते टाइम जो बेबी का मुंह का कोना जो अप्रभावित साइड की ओर खींच जाता है उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से इसके कॉजेज़ के क्या हैं वो भी बताते हैं। तो जटिलताओं के मामले में ये मतलब स्थिति जो जन्म के बाद मतलब सतह के अंदर ही स्वतः ही खुद से ख़त्म हो जाता है और इसमें कोई विशेष उपचार की आवश्यकता तो नहीं होती है। और सेकेंड ये कि चूँकि जो आँखें सोते समय भी खुली रहती हैं और अतः एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट इन्हें लगाकर मतलब इनको लगा के और इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। और ब्रेकियल पैक्सी जन्म की प्रक्रिया के दौरान ब्रेकियल जो फ्लैक्स में इंजरी होने पर ब्रेकियल फ्लैक्सी हो सकता है। तो इसके कुछ कॉजेस हों कि कैसे होता है। तो प्रयासपूर्ण डिलीवरी के दौरान मतलब जो गर्दन की अविस्तारित जो हाइपर एक्सटेंडेंट रहना और शोल्डर का डिस्टोसिया और जैसे कि सामान्य प्रसव के दौरान भी ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और जो ऊपरी जो भुजा होती है कि शिथिल और मतलब से धड़ से बिल्कुल मतलब पास में लटक जाती है और हाथ और उंगलियों की जो हलचल के बावजूद भी जो बेबी अपनी भुजा को ऊपर नहीं उठा पाता है तो ऐसी कंडीशन होती है। और फोर आर्म और
फोरन मतलब कलाई में फ्लैक्शन और हो जाता है और वेटर के टिप पे के समान हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, तो जो बेबी का भुजा है आंत की बाहर की ओर जो हलचल होती है कि उसके बाह्य घुमाव को बनाए रखने के लिए धातु की जो हलचल खपच्ची स्प्लिंट लगाई जाती है, ठीक है। और मालिश को निष्क्रिय हलचल पैसिव मूवमेंट की हलचल की मतलब की सहायता मतलब के लिए सलाह दी जाती है। और सामान्यतः कुछ कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीनों में पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। और जो सीवियर कंडीशन में भी स्थायी और जन्मजात लक्षण हो सकते हैं। तो जन्म के कुछ समय लगने वाली चोट को रोकने के क्या क्या उपाय होते हैं वो आपको बता देते हैं। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको उचित प्रसव की देखभाल प्रदान करनी चाहिए और मतलब एंटीनेटल पीरियड के दौरान उच्च जोखिम वाले मामलों का मतलब पता लगाना चाहिए। और इनका डिलीवरी मतलब आधुनिक उपकरणों से युक्त मतलब अस्पताल में ही अनुभवी चिकित्सक हो और नर्सिंग स्टाफ के द्वारा ही करनी है, ठीक है। और संकुचित पेल्विस रीढ़ खोखला रीढ़ असंगतता ब्रिज जो भी आपको गर्भ प्रस्तुति और आड़ी स्थितियों के दौरान डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन के द्वारा करना चाहिए, ठीक है। और प्रसव जो प्रक्रिया के दौरान मतलब जो गर्भस्थ शिशु का लगातार मॉनिटरिंग भी करना चाहिए ताकि किसी भी समय असामान्य स्थिति का तुरंत पता लगाकर उसे प्रभावी तरीके से हैंडल किया जा सके, ठीक है। वजाइनल डिलीवरी के दौरान गर्दन को आवश्यक तनाव के से रोकना चाहिए और अन्यथा जो ब्रेकियल फ्लैक्स तथा स्टर्निमाइड जो मांसपेशियों के दौरान लगने वाला खतरा रहता है। तो प्रसव प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता अनुसार समय पर ही एपिज़ोटोमी कर देनी चाहिए और प्रसव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी करने से रोकना है। और समय पूर्व डिलीवरी के दौरान मतलब निम्न विशेष देखभाल प्रदान करनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार एपिज़ोटोमी करें और इंट्राक्रेनियल दबाव को दूर करने के लिए फोर्सेप्स का प्रयोग करें और स्ट्रॉन्ग सेडेटिव देने से बचें। और बेबी को मतलब ब्लीडिंग से को रोकने के लिए 1 mg विटामिन के देने से भी मार्ग से दें और वेंट्रोस डिलीवरी को टालें और बलपूर्वक फोर्सेप्स डिलीवरी के स्थान पर सिजेरियन सेक्शन में प्राथमिकता देनी चाहिए। फोर्सेप्स डिलीवरी के दौरान ब्लेड्स को सही स्थान पर लगाने के बाद ही खींचना चाहिए। और जो न्यू बॉर्न ने जन्म के समय चोट लगने की आशंका होने पर मतलब उसके आवश्यक परीक्षण करना है, ठीक है। उसका जल्द से जल्द निदान किया जाना चाहिए और अगर नीड हो तो उचित से उचित उपचार अस्थायी अपंगता को रोका जा सके। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।